नमस्कारम बच्चों। तो हम आपके पेपर की समस्या को थोड़ा कम करने के लिए हिस्ट्री का जो हमारे इतिहास का पहला लेसन है सामाजिक में, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो उस यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के जितने छोटे क्वेश्चन हैं ये मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम इसमें और भी थोड़ा इसको याद कर कैसे करें, डिटेल में कैसे याद रखें, वो सारी बातें ध्यान करने की कोशिश करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ देखें हम, तो ये पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में जो राष्ट्रवाद है, यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत होती है फ्रांस की क्रांति से। फ्रांस की क्रांति जब फ्रांस के लोगों ने 1789 1789 में क्रांति की थी और वहां के राजतंत्र लुई 16 को हटाकर अपने खुद की सत्ता स्थापित कर दी थी। फिर सत्ता स्थापित होने के बाद इन क्रांतिकारियों की जो सरकार थी वो एकता लाना चाहते थे अपने लोगों में। अब एकता कैसे लाए? तो एकता लाने के लिए उन्होंने पितृभूमि व नागरिक ऐसे दो विचार लोगों के सामने रखे। पितृभूमि कि ये तुम्हारे पितरों, तुम्हारे पूर्वजों की भूमि है और तुम इस देश के नागरिक हो, ताकि लोग एक दूसरे से जुड़ सके। यह नाम आता है अर्नेस्ट रेनन। अर्नेस्ट रेनन कौन था भैया? फ्रांस का एक, ये दर्शक गलत, दार्शनिक। फ्रांस का क्या था? वो एक दार्शनिक था। दार्शनिक था जिसने राष्ट्र की परिभाषा दी थी। जिसने काय की परिभाषा दी थी? राष्ट्र। अब बात क्या थी कि राष्ट्र, एक देश क्या होता है? तो इसने ये बताया था कि एक देश यूं ही बस कल्पना, सिर्फ कल्पना नहीं है या लोगों का समूह नहीं है। राष्ट्र का मतलब होता है जिनका एक पूरा, सबका एक साझा इतिहास हो। लोग अपने मन से अपने देश को तरक्की करना चाहते हो, सारे लोगों का एक जैसा लक्ष्य हो अपने देश को बनाने के लिए, और सब अपने इतिहास पर गर्व करते हैं। तो वहां एक राष्ट्र उसको कहेंगे जिस देश के लोगों का अपने देश के लिए एक उद्देश्य है और वो अपने इतिहास पर गर्व करते हैं, वीरों पर गर्व करते हैं, उन्होंने संघर्ष किया है उस देश को बनाने के लिए, तब एक राष्ट्र बनता है। तो ये इस परिभाषा में था। फ्रांसीसी क्रांतिकारी सरकार ने एस्ते जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली, एस्ते जनरल क्या नाम, क्या थी एस्ते जनरल? एस्ते जनरल संसद थी जहां नियम कानून बनते थे, लेकिन वो राजाओं के हिसाब से थी। तो इसका नाम बदलकर क्या कर दिया था? नेशनल असेंबली कर दिया। आगे बढ़, हम आगे आते हैं नेपोलियन। जब इनकी सरकार थोड़ी कमजोर पड़ गई थी, नेपोलियन ने कब्जा कर लिया था। नेपोलियन ने जब सिस्टम देखा, तो सिस्टम देखकर वो बहुत निराश हुआ, क्योंकि उसका माइंड अलग तरीके से काम कर रहा था। उसने एक नागरिक संहिता जारी की। नागरिक संहिता, अब उस नागरिक संहिता ऐसी फेमस हुई नेपोलियन के नाम से कि उसको नेपोलियन संहिता भी कहा जाता है। 1804 में शुरुआत में, मतलब उसका दौर ये इस टाइम पे शुरू हुआ था, इसी टाइम पे वो ले आया। उसने क्या करा, जो कुलीन वर्ग, मतलब राजा महाराजा थे और उस टाइम के जो पादरी थे, चर्च वाले, उन सबके विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया। और कानून के सामने यूं कह दिया कि अब कोई अलग अलग नहीं, कानून के सामने सब बराबर है, सबको एक जैसा व्यवहार किया जाएगा। एक और थे यहाँ पे संपत्ति, हर व्यक्ति की संपत्ति की सुरक्षा की जाएगी, ये भी इसने अधिकार में शामिल किया था। 1815 में वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की हार थी। 1815 में वाटरलू के युद्ध, 1815 में, अब नेपोलियन से जो रूढ़िवादी राजतंत्र के लोग थे, उन्होंने ग्रुप बनाकर वॉर की थी और वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन हार गया। इस हार के बाद नेपोलियन के जितने भी काम थे उन सबको खत्म करने के लिए, नेपोलियन जो सुधार किए थे, जो साम्राज्य बनाया था, सबको खत्म करने के लिए एक संधि हुई ऑस्ट्रिया के वियना में, जिसे वियना संधि कहते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है वियना संधि से कि वियना संधि का चांसलर कौन था? मतलब चांसलर क्या कहें, होस्ट करने वाला, मेजबान कह सकते हैं। तो मेजबान कौन था जो इसने अध्यक्षता भी की वियना संधि की? तो वो था ऑस्ट्रिया का चांसलर ड्यूक मेटरनिक। क्या नाम था ऑस्ट्रिया का चांसलर? ड्यूक मेटरनिक। आगे देखें,
औद्योगिकरण के प्रभाव के कारण दो वर्गों का उदय हुआ था। एक था श्रमिक वर्ग और दूसरा था मध्य वर्ग। श्रमिक वजन उठा के रखने वाले, सामान रखने वाले, और श्रमिक वर्ग में आ गए। और दूसरा था मध्य वर्ग। मध्य वर्ग में उद्योगपति, व्यापारी, सेवा क्षेत्र के समझदार लोग जो सिस्टम को संभालते थे, तो पढ़े लिखे भी थे। तो ये दो तरह के वर्ग। अब आपसे ये पूछा जा सकता है मध्य वर्ग का उदय, मध्य वर्ग में कौन कौन शामिल है, तो ये इसका आंसर हो जाए। इन्हीं मध्य वर्गों में एक विचार उत्पन्न हुआ था, उदारवाद। उदारवाद, लिबरलिज्म या लाइबर का अर्थ था आजादी से। किसकी आजादी? तो उदारवाद व्यक्ति के लिए आजादी और कानून के समक्ष बराबरी, व्यक्ति के लिए आजादी और कानून के समक्ष बराबरी को मानते थे। कानून के सामने सब बराबर। लेकिन इनके विचार पूर्णतः ऐसे नहीं थे। उदारवादियों उदारवादियों के अनुसार मत देने, वो चुनाव लड़ने का अधिकार केवल संपत्तिवान पुरुषों, केवल संपत्तिवान पुरुषों को होना चाहिए और किसी को नहीं। ना तो संपत्ति इन पुरुषों को और ना ही महिलाओं को, इनको नहीं होना चाहिए। तो क्या मानते थे? वो मानते थे कि जैसे कि हम जो टैक्स दे रहे हैं, उदारवादी क्या मानते थे कि हम टैक्स दे रहे हैं, हम इतने काबिल हैं, तो चुनाव लड़ने का अधिकार, वोट देने का अधिकार तो हम समझदार लोगों को होना चाहिए। कि गरीब लोग जो खुद संपत्ति नहीं कमा पा रहे या महिलाएं, उनको वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। यहीं पर बात आती है, नेपोलियन ने जो एक ग्रुप बनाया था 39 है ना, इन राज्यों को जोड़कर एक महासंघ, महासंघों को जोड़कर जर्मनी संघ का निर्माण किया था, जो वियना संधि में भी नहीं बदला गया था। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे वियना संधि में भी नहीं बदला गया था। 1834 में जर्मन राज्यों और ये प्रशा था, परेशानी हो, मिसप्रिंट हो गया, प्रशा। 1834 में जर्मन राज्यों और प्रशा ने मिलकर एक शुल्क संघ बनाया था, जोल्वेराइन। अब जोल्वेराइन के बारे में थोड़ा सा ध्यान रख लें। पहली बात तो कब बना? 1834। जर्मन और प्रशा दोनों ने मिलकर बनाया। जर्मन और प्रशा, तो इन दोनों ने मिलकर, मेन बात यूँ थी कि उस टाइम पर बहुत सारे टैक्स लगते थे, है ना। जैसे कि ये राजा है, अब हर जगह क्या होता था, ये जितने भी पार्ट हैं, यहाँ अलग टैक्स, यहाँ अलग टैक्स, यहाँ अलग टैक्स, और हर बॉर्डर पे टैक्स लिया जा रहा है। तो उन्होंने क्या करा, ये जो सिस्टम था, इस सिस्टम को खत्म कर दिया, बस पूरा एक ही सिस्टम रहना चाहिए, कम से कम टैक्स, और जो मुद्राओं की संख्या थी वो भी 30 से घटा कर 2 कर दी थी। ये सारी बात हमको पता होनी चाहिए। आगे देखें, इसी विचारधारा जिसमें ऐसी विचारधारा जिसमें प्राचीन परंपरागत रीति रिवाजों, पारंपरिक संस्थाओं को बनाए रखने पर अधिक जोर दिया जाता है। परंपराओं और रीति रिवाजों को बनाने पर जोर दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? रूढ़िवाद। सीधा सा रूढ़िवाद का मतलब हम ऐसे लोगों से समझ सकते हैं जिनकी सोच उन्होंने ऐसी बना ली है कि वो उसे बदलना ही नहीं चाहते हैं। वो ना तो सच जानना चाहते हैं और उसे बदलना भी नहीं चाहते हैं, मतलब कुछ समझना ही नहीं चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते हैं। उन्हें रूढ़िवादी, जैसे कहते हैं ना कुछ लोग, क्यों मेरे को तो सुनना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो, मेरी गलती नहीं थी, वो वाली बात। नए रूढ़िवादी नेपोलियन के सुधारों को बनाए रखना चाहते थे, जिनके द्वारा राजतंत्र पहले की तुलना में अधिक मजबूत बन रहा था। नए रूढ़िवादी नेपोलियन के सुधारों को बनाए रखना चाहते थे। अब बात यही है, नेपोलियन नेपोलियन ने जो सुधार किए थे, इन्होंने देखा यार, राजतंत्र पहले की तुलना में क्या बन चुका है? ज्यादा मजबूत बन चुका है। अब राजतंत्र पहले की तुलना में ज्यादा मजबूत बन चुका है, तो हम ये नेपोलियन के सुधारों को क्यों नहीं बने रहने दें? उससे फायदा ही तो हुआ है, कुछ लोगों के माइंड में बात बैठ गई, और जब वो थोड़ा नए सोचने लगे तो उनको क्या कहा गया? नए रूढ़िवाद, जो नेपोलियन के सुधारों को बनाए रखना चाहते थे। किस तरह के सुधार?
कि उसने सेना को बिल्कुल आधुनिक ट्रेनिंग देके बड़े शानदार कर दिया था। नए नए हथियार और नया टैलेंट काम करने का। जो काम करने वाले थे नौकरशाही, वो भी बहुत कुशल थे। अर्थव्यवस्था शानदार चल रही थी। उसने बहुत ढंग के काम किए थे, जिसके मरने के बाद पता पड़े लोगों को। आगे की बात देखें, लेकिन अब नेपोलियन के बाद किनका जो रूढ़िवादी थे, रूढ़िवादी राजतंत्र के लोग, उनका शासन हो गया। तो वो अपने शासन में ना तो किसी को बोलने का अधिकार दे रहे थे, ना कुछ कहने का। लोगों को गुप्त रूप से काम करना पड़ता था, तो बने गुप्त संगठन। क्रांतिकारियों के लिए स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए प्रतिबद्धता होना आवश्यक था। बात क्या थी? स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध होना आवश्यक था। उनका संघर्ष रूढ़िवाद के खिलाफ था। इनका संघर्ष रूढ़िवाद के खिलाफ था। ये मतलब रूढ़िवादी जो शासन था उसको खत्म करना चाहते थे। ज्यादातर उदारवादियों ने ही ये संगठन बनाए थे। इसमें एक नाम आता है जूसेपे मैत्सिनी। जूसेपे मैत्सिनी ने यंग इटली एंड यंग यूरोप, इटली का रहने वाला था, तो इटली को एक करना चाहता था। तो इटली को एक करने के लिए उसने यंग इटली और यूरोप, यूरोप को एक करने के लिए यंग यूरोप नाम का उसने ग्रुप बनाया, क्योंकि वो जवान लोगों को जोड़कर एक शक्ति इकट्ठा करना चाहता था। इसके बाद वहां यूरोप में फ्रांस की दूसरी क्रांति, फ्रांस की दूसरी क्रांति जिसमें लुई फिलिप को गद्दी पर बिठा दिया था और गणतंत्र की घोषणा कर दी थी। बुर्बो वंश के राजा को हटा दिया था दोबारा। वो जो वियना संधि के बाद बना था उसको हटा हो दिया था। जुलाई क्रांति, इसे जुलाई क्रांति के नाम से जानते हैं। जुलाई महीने में होती 1830 में। इसके साथ क्रांतियों के युग की शुरुआत हुई। वो बात याद आ रही होगी, मेटरनिक ने एक बात की थी, अगर फ्रांस जीतता है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। बात वही हुई। फ्रांस में क्रांति हुई, पूरे यूरोप में अलग अलग जगह क्रांति शुरू हो गई, जिसमें सबसे फेमस यूनान। यूनान को अपनी प्राचीन संस्कृति से यूरोप के लोगों ने जोड़कर देखा, क्योंकि यूनान ही वह जगह है जहाँ से वो सिकंदर वगैरह आया करते थे, है ना। यूनान की संस्कृति वाली बात। तो यूनान जब देखा उन्होंने, यार यूनान हमारे यूरोप का देश, एक मुस्लिम साम्राज्य तुर्की उससे लड़ रहा है, तो उनके मन में ये भावना उठी कि हमारे देश यूरोप, यूरोप को हमको आजाद करवाना, उसकी मदद करनी चाहिए। तो बहुत लंबी लड़ाई चली, लगभग 10-11 साल, और 1832 में समाप्त हुई कुस्तुनतुनिया की संधि के साथ। कुस्तुनतुनिया की संधि में इसे स्वतंत्रता की मान्यता मिल गई थी। किससे? ओटोमन तुर्की साम्राज्य से। इसी घटना ने यूरोप के शिक्षित वर्ग में राष्ट्रवाद की भावना, तो इसने यूरोप के शिक्षित वर्ग में राष्ट्रवाद की भावना का संचार कर दिया था। अगला होता है रोमानी आंदोलन। रोमानी आंदोलन या रोमानी आंदोलन। रोमानी आंदोलन क्या था कि इसने अपने देश के लोगों के बीच में संस्कृति, नृत्य, संगीत, कला, कहानी, कथा, लोक कथा, इनके माध्यम से इसने उनको अंदर ऐसी भावना बढ़ने की कोशिश की। काय की भावना? देश के प्रति राष्ट्रवाद की भावना। संगीत से, किस्सों से, कहानियों से राष्ट्रवाद की भावना बढ़ने की कोशिश की, बढ़ाने की कोशिश की। इसका उदाहरण हमको पोलैंड में देखने को मिला। पोलैंड में लोगों ने भाषा को ही अपना हथियार बना लिया था। राष्ट्रवाद की अपनी लहर उन्होंने भाषा के द्वारा जगाए रखी थी। तो एक बहुत बड़ी बात थी, एक छोटे से देश ने बड़े देश रूस के खिलाफ ये लड़ाई छेड़ी थी। आगे हम देखते हैं कि राष्ट्र राज्य, संविधान की स्वतंत्रता, प्रेस की आजादी। एक देश को अगर राष्ट्र बनना है, राष्ट्र राज्य बनना है, वहां संविधान होना चाहिए और संविधान के अनुसार स्वतंत्रता होनी चाहिए। प्रेस की आजादी, प्रेस मतलब मीडिया, मीडिया को आजादी में होनी चाहिए। संगठन बनाने की आजादी, वो अपने ग्रुप बना सके, संगठन बना सके, इसकी आजादी भी उन्हें होनी चाहिए। नारीवाद। अब क्या होता है नारीवाद?
नारीवाद, जिसमें नारी के अधिकारों पर अधिक जोर दिया जाता है, स्त्री पुरुष के समान अधिकारों और उसके सम्मान से जुड़ी बातों को ज्यादा महत्व दिया जाता है। जर्मनी का एकीकरण, 18 जनवरी 1871, इटली का एकीकरण 1861 में हुआ। ये बातें ध्यान रखने वाली, कब हुआ। अब उसमें कुछ और बात क्या याद करें तो जर्मनी जर्मनी का एकीकरण कराने में मुख्य भूमिका एक व्यक्ति थी, बिस्मार्क, ओटोवान बिस्मार्क। इटली का एकीकरण कराने में जो मंत्री था उसका नाम था काउर। जर्मनी का एकीकरण करने के बाद सम्राट कौन घोषित हुआ था? काइजर विलियम फर्स्ट, जो प्रशा का राजा था। इटली का एकीकरण सार्डिनिया पिडमॉन्ट के इतालवी राजा था, क्या नाम था उसका? ई से इटली, ई से ही इमैनुअल, इमैनुअल सेकंड, ये उसका नाम था। तो इसी तरह जर्मनी के एकीकरण में ये मुख्य बातें जो ध्यान रखने वाली होती है। जर्मनी में और बात ध्यान रखो तो जर्मनी ने 3 युद्ध लड़े थे। 3 युद्धों में 7 साल लगे उसको 3 युद्ध लड़ने में। किस किस के साथ लड़ते? फ्रांस के साथ, डेनमार्क के साथ, ऑस्ट्रिया के साथ। ब्रिटेन ब्रिटेन का झंडा यूनियन जैक, और ब्रिटेन का राष्ट्रगान गॉड सेव अवर नोबल किंग, ये था। ये ब्रिटेन ब्रिटेन कौन सा कम था? ब्रिटेन ने स्कॉटलैंड को बेचारे को मूर्ख बनाया, एक्ट ऑफ यूनियन की ट्रीटी की 1707 में। फिर बाद में पूरे स्कॉटलैंड पर कब्जा कर लिया था। हम सब जानते हैं सब हुआ था। और ये सब तो हुआ था। इसके अलावा उसमें आयरलैंड आयरलैंड पर कैसे कब्जा किया था? आयरलैंड में 2 जातियां थी, कैथलिक एंड प्रोटेस्टेंट। कैथलिक और प्रोटेस्टेंट, इन दोनों को आपस में लड़वा दिया था। प्रोटेस्टेंट का साथ दिया कैथलिक को खत्म करने के लिए, और बाद में पूरे आयरलैंड पर कब्जा कर लिया। अब लास्ट हम इसमें देखें तो मुख्य रूप से फ्रांस की राष्ट्रपति, फ्रांस की राष्ट्रपति कौन? मारियान। जर्मन का राष्ट्रपति कौन? जर्मेनिया। ठीक। तो फ्रांस की राष्ट्रपति मारियान और जर्मन की राष्ट्रपति जर्मेनिया, ये थे। राष्ट्रपति क्या होता है अब आपको ये भी पता होना चाहिए, है ना। इसमें कुछ क्वेश्चन और हैं जो आपको देखने चाहिए। मैं अभी यहाँ पे आपको नहीं बताया तो इसमें लिखे हुए नहीं है कि जर्मनिया, या इनके जर्मनिया एक बलूत बलूत वृक्ष की पत्तियों का मुकुट पहनती थी। जो बलूत वृक्ष बहादुरी का प्रतीक है, ठीक है। हाथ में तलवार लेती थी, तलवार पे वो बेल लिपटी हुई थी। जो बेल लिपटी हुई होना वो शांति का प्रतीक माना गया। तो ऐसे कई इसमें और भी बातें थी, ठीक है, जो आप और डिटेल में देख सकते हैं। तो ये फर्स्ट लेसन का रिवीजन था। धन्यवाद।